पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक बिजनेस आईपीओ तक पहुंचता है और उस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे अलग अलग स्तर पर कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ती है और उनके पास कितने रास्ते होते हैं जिनसे वह पैसे जुटा सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनियां पब्लिक से पैसे क्यों उठाती है, आईपीओ लाने के लिए क्या घटनाक्रम रहता है, आईपीओ के बाद क्या होता है और आईपीओ लाने से पहले कंपनी को किन बातों से जूझना पड़ता है। यह सब इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कई कंपनियां ऐसी होती है जिसमें कभी भी आईपीओ से पहले अच्छे वीसी, पी फंड या कुछ बड़े इन्वेस्टर से पैसे नहीं उठाए होते हैं। जिन कंपनियों ने आईपीओ से पहले अच्छे विशिष्ट या फिर कुछ बड़े इन्वेस्टरों से पैसे जुटाए होते हैं, उनके बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाती है, इसलिए उन पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। अब चलिए जानते हैं कि कंपनियां आखिर पब्लिक से पैसे क्यों उठाती है। पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल उठाए थे, उनमें से एक था कि कंपनी पैसे जुटाने के लिए पब्लिक के पास क्यों जाती है, क्यों आईपीओ का रास्ता चुनती है। अगर अभी तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको यह पता चल जाए कि कंपनी आईपीओ तक कैसे पहुंचती है। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाने का फैसला करती है, यानी कि आमतौर पर वह अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहती है, यानी कि अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा फंड या कैपेक्स जुटाना चाहती है। और इस रास्ते में कंपनी को 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा है कंपनी को बड़ा करने के लिए पैसे मिल जाते हैं और दूसरा फायदा है आईपीओ लाने से कंपनी कर्ज लेने से बच जाती है, इसलिए ब्याज बचने से मुनाफा के तौर पर ज्यादा पैसे बचते हैं। तीसरा फायदा है जब भी पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदते हैं तब वह उस कंपनी के भागीदार बन जाती है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट में उनका प्रॉफिट होगा और कंपनी के नुकसान में भी उनका नुकसान होगा। यहाँ प्रमोटर अपना रिस्क बहुत सारे लोगों में बांटने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा आईपीओ के जरिए पैसे जुटाने के कई और भी फायदे हैं, जैसे कि कंपनी के शुरुआती निवेशक को अपने पैसे को निकालने का मौका मिल जाता है। जब आईपीओ के बाद कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उस शेयर को कोई भी खरीद और बेच सकता है, इसलिए जो शुरुआती निवेशक होते हैं जैसे कि एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, पीई फंड जैसे तमाम लोगों को बेचने का रास्ता मिल जाता है और वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा फायदा कंपनी के कर्मचारियों को भी होता है। कंपनी में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को कुछ शेयर अलॉट किए जाते हैं। जब भी कंपनी अपने कर्मचारियों को शेयर देती है तो उसे एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन कहा जाता है। कर्मचारियों को शेयर डिस्काउंट पर दिए जाते हैं। जब भी कंपनियों के शेयर आईपीओ के बाद लिस्ट होते हैं तो कर्मचारियों को शेयर के भाव बढ़ने से फायदा होता है। और तीसरा फायदा यह है कि कंपनी का नाम भी बढ़ता है, क्योंकि पब्लिक लिस्टिंग के बाद कंपनी का बड़ा नाम हो जाता है, क्योंकि उस कंपनी में पब्लिक की भागीदारी होती है और लोग उसे खरीद और बेच सकते हैं। इसलिए वो लोग कंपनी के बारे में ज्यादा जानने और समझने लगते हैं। यही रीजन है कि वह कंपनी से आईपीओ लाने का फैसला करती है। जब भी कंपनी अच्छा बिजनेस करती है तो उस शेयर के भाव बढ़ते हैं। इस तरह सभी निवेशक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मर्चेंट बैंकर आईपीओ लाने का फैसला करने के बाद कंपनी को कई काम करने होते हैं जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। इनमें से सबसे बड़ा काम है मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करना। यहाँ इस मर्चेंट बैंकर को बुक रनिंग लीड मैनेजर या सिर्फ लीड मैनेजर भी कहते हैं। यह कंपनी को आईपीओ लाने में मदद करती है, जैसे कि कंपनी का ड्यू डिलीजेंस करना और ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट देना। और इनको यह भी देखना होता है कि कंपनी ने कानून के हर नियम का पालन किया है। कंपनी के साथ मिलकर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट यानी कि डीआरएचपी सहित सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। यहाँ डीआरएचपी क्या होता है इसके बारे में हम यही वीडियो में आगे बात करेंगे। शेयर को अंडरराइट करने का मतलब कि मर्चेंट बैंकर ने आईपीओ के सारे या कुछ शेयर कंपनी से खरीदने और बाद में उसे पब्लिक को बेचने का समझौता कर लिया है। आईपीओ में शेयर की प्राइस बैंड तय करने में कंपनी की मदद करना। प्राइस बैंड का मतलब होता है कि शेयर के नीचे और ऊपर की कीमत जिसके बीच में शेयर बेचे जाएंगे। कंपनी के आईपीओ प्रमोशन और मार्केटिंग में मदद करना। आईपीओ के लिए दूसरे इंटरमीडियरीज जैसे कि रजिस्ट्रार, बैंकर, विज्ञापन जैसी एजेंसियों को नियुक्ति करना। मर्चेंट बैंकर के आने के बाद कंपनी आईपीओ का काम शुरू कर देती है। आईपीओ में हमें हर कदम सेबी के मुताबिक ही उठाना पड़ता है और ये कदम इस प्रकार से होते हैं। पहला कदम है मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करना। दूसरा है सेबी को एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के साथ एप्लीकेशन देना। इसमें यह बताया जाता है कि कंपनी क्या करती है, उससे आईपीओ लाने की जरूरत क्यों है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तीसरा है रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट देने के बाद सेबी फैसला करती है कि इसे मंजूरी देनी है या नहीं। चौथा कदम है इश्यू को शुरुआती मंजूरी मिलने के बाद डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट तैयार करना होता है। इसे पब्लिक के साथ भी शेयर किया जाता है। डीआरएचपी में यह जानकारी होनी जरूरी है, जैसे कि आईपीओ का साइज क्या
है, मतलब कि कितना बड़ा आईपीओ होगा, कुल कितने शेयर जारी किए जाएंगे, कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है और इससे जुटाए गए पैसों का क्या इस्तेमाल किया जाएगा, कंपनी के बिजनेस की पूरी जानकारी, बिजनेस मॉडल और खर्चे, सभी फाइनेंशियल कागजात, मैनेजमेंट का नजरिया कि आने वाले समय में कंपनी का कारोबार कैसे रहने वाला है, बिजनेस से जुड़े सभी रिस्क, मैनेजमेंट से जुड़ी सभी जानकारी, ये सभी जानकारी DRHP में होती है। ये सभी प्रोसेस पूरे होने के बाद आईपीओ से जुड़े विज्ञापन जारी किए जाते हैं, जिससे लोगों को आईपीओ के बारे में पता चल सके। इसी काम को रोड शो भी कहते हैं। इसके बाद कंपनी को प्राइस बैंड तय करना होता है। रोड शो पूरा होने के बाद और प्राइस बैंड तय होने के बाद कंपनी को कुछ दिनों के लिए शेयर का सब्सक्रिप्शन खोलना होता है, जिससे कि लोग आईपीओ में पैसा लगा सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कंपनी का प्राइस 100 से 120 का है, तो बुक बिल्डिंग से यह पता चल जाएगा कि लोग किस कीमत पर पैसे लगा रहे हैं और कौन सी कीमत उस कंपनी के लिए सही है। यह सारी जानकारी जमा करना ही बुक बिल्डिंग कहा जाता है। इससे सही कीमत का अंदाजा लगाया जाता है। बुक बिल्डिंग पूरा होने के बाद शेयर की लिस्टिंग कीमत तय की जाती है। यह आमतौर पर यह कीमत होती है जिस पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आई हो। लिस्टिंग डे के दिन पर कंपनी का शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट होता है और लिस्टिंग की कीमत उस दिन शेयर की मांग और सप्लाई के आधार पर तय होती है। इसके बाद शेयर अपना कट ऑफ प्राइस से प्रीमियम या डिस्काउंट पर लिस्ट होता है। अब आपको आईपीओ के प्रोसेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे कि आईपीओ के बाद क्या होता है। जब तक आईपीओ या इश्यू खुला रहता है तब तक इन्वेस्टर आईपीओ का प्राइस बैंड के भीतर अपनी पसंदगी की कीमत पर शेयर की बोली लगा सकते हैं या फिर उसे बीट कर सकते हैं। तब तक इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, लेकिन जैसे ही शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है तो कोई भी उसे खरीद या बेच सकता है। इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इसके बाद शेयर की खरीद बिक्री रोजाना होने लगती है। इस तरह आईपीओ का पूरा प्रोसेस रहता है। अब हम आईपीओ से जुड़े कुछ खास शब्दों के बारे में जानेंगे। पहला है अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए कि कंपनी पब्लिक को 1 लाख शेयर बेचना चाहती है, लेकिन बुक बिल्डिंग के दौरान पता चलता है कि सिर्फ 80,000 शेयरों के लिए ही बीड आई है, तो इसे अंडर सब्सक्रिप्शन माना जाता है। यह किसी भी कंपनी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी के 1 लाख शेयरों के लिए 2 लाख बीड आती है तो इसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। यहाँ इश्यू 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तीसरा है कट ऑफ प्राइस। मान लीजिए कि कोई इश्यू का प्राइस बैंड 100 से 120 का है और इश्यू बंद होने पर शेयर की कीमत 115 तय होती है, तो यही 115 को कट ऑफ प्राइस कहा जाता है। उम्मीद है आपको आईपीओ के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूले। अगर आप भी वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।